नमस्कार दोस्तों, एप्टिका मोबाइल्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए एक ऐसा टॉपिक जो कि मेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसका नाम है बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। तो आज के टाइम पे जो बीपीएच है वो इतना नॉर्मल हो गया है कि डे टू डे लाइफ में बीपीएच बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये क्या है? ये मेल्स की एक ऐसी बीमारी है जो कि 40 साल के बाद अक्सर ये देखने को मिल जाती है, और 60 साल 80 साल पे तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी है। बेसिकली बीपीएच जो है वो किसी बीमारी से नहीं होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस भी एक मान सकते हैं जो कि उम्र के साथ बॉडी में ये आता है। तो बीपीएच में बेसिकली हो क्या रहा है? तो बीपीएच में क्या होता है, जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाता है। उसके एनलार्ज होने की वजह से क्या होता है कि जो पेशाब है वो सही से नहीं निकल पाता, उसके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन लाता है वो, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार हमें अर्जिंग बहुत ज्यादा होती है लेकिन वो पूरी तरीके से निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या है अनइजीनेस रहती है। और कई बार प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। किडनी डैमेज हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर भी डैमेज हो सकता है, या फिर उसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। और अगर हमने इसको सही टाइम पे डायग्नोस नहीं किया या फिर इसको सही से ट्रीटमेंट दिया तो इसमें आखिरी तरीके इसमें सर्जरी ही रह जाता है। तो बीपीएच होता कैसे है? तो आपके स्क्रीन पर डायग्राम आ रहा होगा, हम उससे समझते हैं। तो बीपीएच में क्या होता है कि जो आप देखेंगे कि जो एक नली जा रही है पेशाब की, उसमें आप देखेंगे कि जो ग्लैंड है साइड में वो फूल जाता है, वो एनलार्ज हो जाता है। जो प्रोस्टेट होता है वो ब्लैडर के नीचे रखा होता है, और प्रोस्टेट के फूलने की वजह से ही आप देखेंगे कि जो नली है उसके साइड में जो दो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो जब फूल जाते हैं तो वो नली क्या होती है, वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेशाब है वो सही से निकल नहीं पाता है, और वहीं पे वो रुक जाता है। तो उसकी वजह से अनइजीनेस भी रहती है। और कभी कभार क्या होता है कि ये काफी टाइम तक पेशेंट में रहती है, उसके बाद वो सही भी हो जाता है, कई कभी वो खुद से रिकवरी हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लेकिन जो दूसरा पेशेंट है जो उससे रिकवर नहीं हो पाता, उसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट सिम्टम्स भी उसमें पैदा हो जाते हैं। ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स जो बन जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो उसको बाद में इनफर्टाइल भी बना सकती है। अब इसमें कुछ इनिशियल सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको बार बार पेशाब जाने की अर्जिंग होती है, वो बार बार कहेगा कि मेरे को पेशाब आ रही है। उसको रात में काफी ज्यादा पेशाब आएगी, और जब पेशाब शुरुआत में करेगा तो उसको काफी ज्यादा दिक्कत आएगी, उसको ऑब्स्ट्रक्शन फील होगी कि पेशाब सही से निकल नहीं रहा है। और पेशाब जब निकलेगी तो वो बूंद बूंद करते हुए या फिर धीमे धीमे स्टीम्स में वो निकलेगी, वो एकदम से पूरी फ्लो में नहीं निकलेगा। पेशाब जो है वो ड्रिबलिंग करेगा, धीमे धीमे वो निकलेगा, और वो पूरी तरीके से क्या होता है कि ब्लैडर होता है वो खाली नहीं हो पाता। अब जैसे कि ब्लैडर खाली नहीं होगा तो क्या होता है कि उससे ब्लैडर में भी दिक्कत आ जाती है, जो उसकी मसल्स होती हैं वो लूज हो जाती हैं, और वो स्ट्रेस क्योंकि वो रहती है, वो ब्लैडर सही से खाली नहीं हो रहा, उसमें पेशाब भरा ही हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रह के उसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो खराब हो जाती है। तो आगे जाके क्या होता है कि तो जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं पेशाब करने के वो गड़बड़ हो जाते हैं। अब अगर उसको डायग्नोस नहीं किया गया, उसको सही नहीं किया गया और ये ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाके ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स में बदल जाता है, जिसमें क्या होता है कि पेशाब में जैसे खून आ जाना होता है, पेशाब में खून आ गया, उसके ब्लड आएगा उसके, या फिर हो सकता है कि यूटीआई हो जाए, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, जिसके बारे में मैं आगे सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा, उसमें यूटीआई को सही से आपको समझाऊंगा। उसमें तीसरा हो सकता है कि उसको इनएबिलिटी टू यूरिनेट हो जाए, कि उसको यूरिन सही से पास बिल्कुल नहीं हो पा रहा और काफ़ी ज़्यादा अनइजीनेस हो रही है। अब जैसे किसी कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं कि ये किसी को ज़्यादा दिक्कत दे सकता है, कि तो उसमें पहला आता है कि एज। ये सब एज होती है वो 40 साल के बाद पेशेंट्स में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, और 80 साल पे तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी है। दूसरा होता है कि फैमिली हिस्ट्री जैसे कि आपको पहले किसी को हो रखी हो, जिसकी जेनेटिकली आपको वो बीमारी आए और आपको शुरुआत से ही बीपीएच की प्रॉब्लम रहे। अब इसमें बात करें कि जैसे कि अगर डायबिटिक पेशेंट्स और हार्ट डिसीज का पेशेंट जो होता है उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और लाइफस्टाइल की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आप ओबेस हैं, आपको ओबेसिटी है, आप मोटे हैं, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कई और बढ़ने की चांसेस हो जाती हैं। अब आपको बीपीएच है तो ये पता कैसे करें कि आपको बीपीएच है या नहीं है? तो उसमें कोई डायग्नोसिस अगर आपको करना हो तो उसमें सबसे पहले कि आपको कराना है ब्लड टेस्ट में मालूम पड़ जाता है कि आपको बीपीएच है या नहीं। दूसरा करा लेंगे कि आपको यूरिन टेस्ट कराना है, आप रेक्टल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। रेक्टल एग्जामिनेशन बहुत सिंपल होता है,
आप फिंगर रेक्टम में डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो फूला है या नहीं फूला, या वो नॉर्मल स्टेट में है कि नहीं है। अब खुद भी आपको अगर जैसे पता करना हो कि आपको बीपीएच नहीं, तो जैसे अगर कॉमन सिम्टम्स जो कुछ होते हैं, जैसे कि आपका जो पेशाब है वो ट्रेवलिंग में आ रहा है, बूंद बूंद करके आ रहा है, सही से एम्प्टी नहीं हो पा रहा, आपको बार बार जाने की अर्जिंग हो रही है, या कभी कभार आपको पेन देखने को मिल सकता है कि जब आप यूरिन कर रहे हो तो आपको पेन हो रहा हो, आपको सही से निकल नहीं पा रहा हो। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम है जो आप खुद भी पहचान सकते हैं कि आपको बीपीएच है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि बीपीएच जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको ब्लैडर स्टोन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपका ब्लैडर भी डैमेज हो सकता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, और काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं कि अगर आपने बीपीएच को सही से डायग्नोस नहीं किया है तो सर बेहतर यही है कि जितनी जल्दी आपको मालूम पड़ जाए, जितनी जल्दी आप डायग्नोस करा लें कि आपको बीपीएच है या नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आप कम से कम एक सेफ साइड पर चलते हैं। आप सेफ साइड रहेंगे कि आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना बढ़ जाए, उससे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि आगे जाके अगर ये ज़्यादा वाइटल्स आपके ऑर्गन को ख़राब कर दे तो ये और ज़्यादा भयावह रूप ले भी सकता है। चलिए अब आते हैं इसकी कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ पे। तो होम्योपैथिक रेमेडी में आप सबसे पहले ले सकते हैं सारसापेरेला। सारसापेरेला आपको 30 में लेनी है, दिन में 3 बार, और आपको ध्यान रखना है कि आप इसके आगे पीछे 15-20 मिनट कुछ ना खाएं ना पिए। तो अब इसमें दूसरी मेडिसिन आती है टेरीबिंथ। टेरीबिंथ इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा कारगर भी है, उसके इफेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको टेरीबिंथ आपको मदर टिंचर में लेना है, आपको दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में। तो तीसरी मेडिसिन बात करें तो होती है कैंथरिस। कैंथरिस क्या होती है? कैंथरिस से इन्फेक्शन खत्म होता है कि अगर आपको जलन है, आपको ब्लड टेस्ट में कोई इन्फेक्शन पाया गया तो वो कैंथरिस से काफ़ी हद तक सही भी हो जाएगा। तो अगर आप होम्योपैथिक रेमेडीज ये वाली लेते हैं तो आपको बीपीएच की शिकायत वो खत्म भी हो जाएगी और लाइफ टाइम वो क्योर भी हो जाएगा। कुछ प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में आपको कुछ ज़्यादा हैवी काम नहीं करना, आपको ऐसी जगह रहना है जो कि वेल सैनिटाइज हो, वेल अच्छी हो, काफ़ी हाइजीनिक भी हो। आपको साइकिलिंग वगैरह थोड़ी सी कम करनी होगी, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आप साइकिल को थोड़ा सा अवॉइड भी करें। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी बीपीएच के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कमेंट करके कोई क्वेरी हो आपके तो कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक होम्योपैथी। थैंक यू।